जून का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मानसूनी संकट दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की भीषण तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से भी बाढ़ की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां एक इलाके में बाढ़ का पानी एक पुल को बहा ले गया। बाढ़ के पानी ने इस पुल की नींव हिला दी। पानी की ताकत के आगे ये पुल पस्त होता चला गया। ये घाटाल की तस्वीरें हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का इलाका है। लगातार बारिश के बाद यहाँ की नदी में उफान आया, जो कि इस पुल पर भारी पड़ गया। पानी की तेज धार के आगे पहले तो इस पुल का एक हिस्सा बहा और फिर पूरा का पूरा पुल पानी में समाता गया। इसी इलाके की एक और तस्वीर देखिए मझधार को पार करने की कैसी जोखिम भरी कोशिश हो रही है। एक रिक्शे को तेज धार के बीच पार करने की कोशिश हो रही है। इस टीम में बच्चे भी हैं और बड़े भी। बाढ़ के पानी के चलते सड़क का नामो निशान मिट गया है, इसलिए पानी के बीच रिक्शे को यूं ही किनारे लगाने की मजबूरी है। किसी तरह इस रिक्शे को चंद फीट तक ले जाने में ये लोग कामयाब रहे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। पानी की धार इतनी जोरदार थी कि एक शख्स को पानी दूर तक बहा ले गया। हालांकि पानी कम होने की वजह से उसकी जान बच गई। आज तक ब्यूरो। मानसून की एंट्री होते ही आफत की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे रही है। 3 शहरों की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिमी मिदनापुर, वडोदरा और अहमदाबाद। कहीं लहरों में लोग फंसे तो कहीं तालाब समंदर बन गया। ये लहरों के खिलाफ लड़ाई है। मूसलाधार बरसात से नदी उफान पर है और 6 लोगों का एक समूह पानी के प्रहार से अपने ठेले को बचाने के लिए जूझ रहा है। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि एक शख्स का हाथ छूट गया। हालांकि राहत की बात ये थी कि उसे तैरना आता था और वो किनारे लग गया। ये तस्वीर पश्चिमी मिदनापुर जिले के घाटल इलाके की है। कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश से यहाँ की 2 बरसाती नदियाँ झूमी और शिलावती उफान पर हैं। नदी में आई बाढ़ से गांव की कई सड़कें कट चुकी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब गुजरात के वडोदरा शहर की इस तस्वीर को देखिए। आंधी और बारिश के बीच वडोदरा का सुरसागर तालाब किसी समंदर की तरह नजर आ रहा है। पानी का तेज प्रवाह देखिए, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई तालाब हो। भारी बारिश और तेज हवा से वडोदरा शहर में त्राहिमाम मच गया। शहर में कई होर्डिंग और पेड़ गिर चुके हैं। जगह जगह जल जमाव है। बारिश और आंधी ने तांडव अहमदाबाद में भी किया। ये तस्वीर अहमदाबाद एयरपोर्ट की है। तेज हवा के चलते विमान के पास खड़ी सीढ़ी विमान के विंग से टकरा गई। राहत की बात ये रही कि इस टक्कर से एयरपोर्ट के किसी स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान भी उस वक्त खाली था। हालांकि विमान को नुकसान हुआ है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मूसलाधार बारिश ने बिहार और यूपी के कई जिलों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ये वो जिले हैं जो हर साल बाढ़ का शिकार होते हैं। भारी মোৰ होते ही नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे पुल बह रहे हैं, रास्ते कट रहे हैं और गांव के गांव जलमग्न इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यूपी के कूड़ा गुगी नदी में पानी का उफान देखिए।
नदी के किनारे से पहले बाइक सवार रेस लगाते थे और अब पानी की लहरों से लड़ते हुए जाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। धान की फसलें जलमग्न हो गई है। कई गांव चौतरफा पानी से घिर चुके हैं। कई जगहों पर ग्रामीण बांधों पर ठौर लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनकी शिकायत है कि अब तक प्रशासन की ओर से किसी ने उनकी सुध नहीं ली। बाढ़ तो बारिश के मौसम में बाढ़ आई है। अबे फसल का नुकसान ढेर भा है। कितना नुकसान बा? अरे बिया हुआ है 4,000-5,000 का नुकसान भाई है। 50-60 बीघा क्यों देखे उखे आ रहा था सामग्री में कुछ मिला है? ना ही क्यों नहीं क्या नया है? हाँ ठीक है। यूपी के श्रावस्ती जिले का हाल देख लीजिए। पूरा इलाका पानी पानी है। बारिश से राप्ती नदी में उफान है और इसका शिकार हो रहे हैं राप्ती के किनारे बसे गांव। देखिए कैसे ये झोपड़ी चारों तरफ से पानी से घिर गई है। राप्ती में उफान से करीब 2 दर्जन गांव के लोग खौफ में हैं कि कहीं जमीन को काटते हुए नदी उनके घरों को अपनी चपेट में ना ले ले। डीएम समेत प्रशासन के आला अधिकारी कल हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। ये तस्वीर सीतापुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र की है। डीएम और एसपी बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन खुद उनकी ही गाड़ी दलदल में फंस गई। किसी तरह ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। मॉनसून का महीना यूपी और बिहार के कई इलाकों के लिए विस्थापन के दिन साबित होते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की इस तस्वीर को देख लीजिए। गंडक नदी में उफान आया तो लोग सामान समेटकर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ निकल पड़े। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से गोपालगंज के निचले हिस्से में बसे 50 से ज्यादा गांव में पानी घुस चुका है। दियारा इलाके के सैकड़ों हेक्टेयर फसल बाढ़ में डूब गए हैं। उधर वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से सारण बांध पर खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए गंडक नदी पर बने सत्तार घाट पुल के अप्रोच रोड को सरकार ने खुद कई जगहों से काट दिया है ताकि पानी निकलने में दिक्कत ना हो। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 16 जून को किया था। हम मौजूद हैं गंडक नदी के 70 घाट पुल पर और ये 70 घाट पुल जो है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि कई जगहों पर अप्रोच इसका काट दिया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि गंडक नदी की धार को चूंकि कल शाम में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया है, वो पानी यहाँ पहुँचने वाला है। और आप देख सकते हैं कि अभी के जो हालात हैं, किस तरीके की पानी का जो वेग आप देख रहे हैं, ये वेग और बढ़ेगा कुछ घंटों में और ये पूरा इलाका जो है ये पानी पानी आपको दिखाई देगा, खास तौर पर बांध के अंदर। और बांध को बचाने के लिए ही 70 घाट के अप्रोच को काटा गया है ताकि पानी का निकासी हो सके। सबसे ज्यादा खतरा जो बांध के अंदर के गांव के रहने वाले लोग हैं उनको लेकर है। यूपी बिहार में तमाम जिले बाढ़ के खतरे में आने लगे हैं। अभी मॉनसून की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए बाढ़ वाले इलाके में रहने वालों को सावधान रहना होगा। आज तक ब्यूरो। और अब खबर बंगाल से। राजनीति और नंदीग्राम का रिश्ता जैसे अटूट हो चला है बंगाल में, क्योंकि जंगे बंगाल में नंदीग्राम की एक बार फिर वापसी हुई है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को अदालत में चुनौती दी। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टल गई है। लेकिन नंदीग्राम पर अब क्या होगा आगे, 24 जून को अगली सुनवाई पर तस्वीर साफ हो पाएगी। I struggled for Nandigram because I fought a movement. जिसकी घर का अगल बगल में एरिया का लोग समर्थन नहीं करते, उसको क्यों नंदीग्राम है? বিশ্বাসঘাতকদের মাফ করব না।
বিশেষ করে এদের তো মাফ করবো না। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করি। जनादेश आया, सरकार बनी, लेकिन तकरार नहीं थमी। तलवारें अब भी तनी है, मोर्चे अब भी खुले हैं, बिसात अब भी बिछी है, दाव अब भी जारी है। बंगाल में सिर्फ कहने को युद्ध खत्म हो गया, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ है। कैसे, ये जानने के लिए आपको एक बार फिर नंदीग्राम ले चलते हैं। उम्मीद है नंदीग्राम का संग्राम आप भूले नहीं होंगे। नहीं भूले होंगे वो टक्कर जो बंगाल के चुनाव का सबसे हिट मुकाबला बन गया था। और आप शायद ये भी नहीं भूल पाए होंगे कि कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक रण में शुभेंदु विजय हुए थे। शुभेंदु का फाइनल स्कोर रहा 1,10,764 वोट का। ममता की झोली में गिरे 1,08,808 वोट। सिर्फ 1956 वोट से नतीजा शुभेंदु के पक्ष में रहा। मतगणना के उस दिन ज्वार भाटे की तरह नतीजे ऊपर नीचे होते रहे। 11 राउंड तक ममता आगे रही। आखिरी के 4 दौर में पासा पलट गया। ममता ने बंगाल जीता, नंदीग्राम गवाया, लेकिन नंदीग्राम की हार गवारा नहीं हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट में दीदी ने दस्तक दी है। 46 दिन बाद नतीजों को चुनौती दे रही हैं। वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो बंगाल की लड़ाई में नंदीग्राम एक बार फिर केंद्र में है। नंदीग्राम तो बहाना है, सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी पर निशाना है। बीजेपी में शुभेंदु की पैठ बढ़ी है। शुभेंदु का कद बढ़े ये ममता को मंजूर नहीं। बंगाल में चक्रवात आया। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में शुभेंदु को बुलाया। ममता बनर्जी को जबरदस्त गुस्सा आया। दीदी ने बैठक से दूरी बनाई, फाइल सौंपकर वापस लौट आई। কলাইকুণ্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। तो ये लड़ाई अब सीधी और साफ है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के घेवनहार हैं, इसलिए उनसे ममता बनर्जी की सीधी तकरार है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। जनता को वैक्सीन लगाने के नाम पर कैंप लगाकर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। मुंबई में पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी में वैक्सीन लगाने के नाम पर नकली टीका लगाकर पैसा वसूलने के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट वो नहीं समझ में आ रहा था। We want to know for the authenticity कि क्या गया है हमारे बॉडी में, the first and foremost। कोई ऐसी कोई चीज नहीं डाल दी कि जिसके साइड इफेक्ट आए। So there we felt कि अरे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। Of course it's a big scam। घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट, ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें कुछ लोग आए, वैक्सीन लगाने की बात कही, वैक्सीन की डोज निकाली, टीके की डोज भरी, लेकिन शरीर में कोई वैक्सीन वाली दवाई नहीं, बल्कि ना जाने क्या इंजेक्ट करके करप्शन की कमाई करके चले गए। किसी गांव देहात में नहीं, बल्कि गगनचुंबी इमारतों के भीतर रहने वाले लोगों से वैक्सीन का दावा है, करप्शन हुआ। किसी कम पढ़े लिखे समाज के लोगों से नहीं, बल्कि मुंबई के कांदिवली में करोड़ों के फ्लैट वाली हीरानंदानी सोसाइटी में समाज, सिस्टम और सरकार तीनों को सावधान करने वाली घटना होती है। मई के आखिरी हफ्ते में ही हीरानंदानी एस्टेट सोसाइटी में 3 लोग आए, कहा यहाँ वैक्सीन का कैंप लगाएंगे। सोसाइटी के 390 लोग उस वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना से बचने का टीका लगवाने पहुंच गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की सोसाइटी के सैकड़ों लोग एक डर में जीने लगे। संवाददाता सौरभ बक्तानिया आपको सजग करने वाली रिपोर्ट तैयार करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम कांदिवली के वही सोसाइटी के बाहर मौजूद है जहां पर 30 तारीख को एक बहुत ही बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव रखा था। 390 लोगों को, इस बिल्डिंग के जो रेसिडेंट है उनको
वैक्सीन लगी, कोविशील्ड की वैक्सीन लगी, लेकिन उनमें से किसी को भी अगले 3 से 4 दिनों में कोई भी सिम्टम नहीं हुआ। यानी ना किसी को बुखार आया, ना किसी को बदन दर्द हुआ। आमतौर पर सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लक्षण वैक्सीनेशन के बाद आते हैं। हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों को इसके बाद शक होने लगा कि कहीं ये उनके साथ टीकाकरण के नाम पर भ्रष्टाचार होने का लक्षण तो नहीं है। हमें सर्टिफिकेट्स प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रहे थे और हमें इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रही थी, सिम्टम्स नहीं हो रहे थे। सो वी आर वरीड अबाउट दैट थिंग। फिर 4-5 दिन तक हमको सर्टिफिकेट्स नहीं आए, तब जाके हमको ज्यादा इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस होना शुरू हुआ। 30 मई को कांदीवली की हीरानंदानी सोसाइटी में कथित कैंप में टीका लगवाने वाले लोगों का शक तब और बढ़ गया जब इन्हें याद आया कि वैक्सीन लगवाते वक्त कैंप लगाने वाले लोगों ने फोटो नहीं खींचने दी। वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट तुरंत नहीं दिया। वैक्सीनेशन के कुछ दिनों बाद सर्टिफिकेट दिया भी तो अलग अलग अस्पतालों के नाम से भेजा गया। अब मुंबई की इस हाई राइज बिल्डिंग के लोगों का डर भी हाई राइज कर चुका है। डर इस बात का कि वैक्सीन के नाम पर न जाने क्या लगाकर करप्शन किया गया। सो देयर वी फेल्ट के अरे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एंड देन सर्टिफिकेट जो आते हैं, जनरली गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट जो आते हैं वो 15-20 मिनट में या विद इन 1-2 आवर्स आ ही जाते हैं, एट द मोस्ट 24 आवर्स। बट हम लोग को किसी को भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आया। जो भी सर्टिफिकेट्स आए किसी को 1 हफ्ते के बाद, किसी को उसके बाद। अच्छा, सर्टिफिकेट पे वो कोविन ऐप में सर्टिफिकेट आ गया है, मगर किसी को नानावटी हॉस्पिटल, किसी को लाइफलाइन, तो वहां पे हमें रियलाइज हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तो देन ये सब चीज अभी चालू हुई है, मगर नाउ इट इज द लाइफ ऑफ 400 पीपल। अच्छा, जिसको सर्टिफिकेट आ गया है तो अभी तो वो अपना पहला डोज ले भी नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो वी नीड हेल्प दैट व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन। एंड ये जो सर्टिफिकेट है वो पहले वॉइड करना पड़ेगा या तो फिर एंटीबॉडी टेस्ट करना पड़ेगा। हमें वो भी नहीं पता है कि हमारे एक्चुअली बॉडी में गया क्या है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि किसी डॉक्टर की एडवाइस ले और इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करे, सबकी इम्यूनिटी चेक करे कि क्या हुआ, हमें क्या इंजेक्ट किया है। पहले तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं डाल दी कि जिसकी साइड इफेक्ट आए। वी वांट टू नो फॉर द ऑथेंटिसिटी कि क्या गया है हमारे बॉडी में। आज तक ने जब जनता के इस मुद्दे पर दस्तक देनी शुरू की तो पुलिस हरकत में आई। कांदीवली पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें अब तक पता चला एक नामी अस्पताल का कर्मचारी राजेश पांडे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा संजय गुप्ता और मुंबई में एक मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह आरोपी हैं। राजेश पांडे का काम सोसाइटी और ऑफिसेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात करना होता था। संजय गुप्ता का काम टीका लगवाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होता था, जबकि आरोप है कि महेंद्र सिंह कथित वैक्सीन की डोज लाकर देता था, लेकिन कहां से पता नहीं, जिसके बदले एक रकम प्रति व्यक्ति ली जाती थी। हमसे 1260 रुपया लिया गया है। हमें बोला गया था 1200 रुपया ये इसका वैक्सीनेशन का चार्ज है और 60 रुपीज जीएसटी है। एक सोसाइटी में 390 लोगों के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1260 रुपए लेकर दावा है कि कुछ ही घंटे में 4,91,000 रुपए का टीकाकरण स्कैम यहां अंजाम दिया गया, जिसमें 2 आरोपी हिरासत में हैं। महेंद्र सिंह अभी फरार है। बीएमसी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी। इंक्वायरी का सबसे अहम पहलू होगा कि ये वैक्सीन कहां से लाई गई थी, क्या ये वैक्सीन जेन्युइन थी या फेक थी, और साथ में ये जो सर्टिफिकेट इश्यूज हुए हैं वो कैसे और किसने इनको इशू किए। अगर इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज होगी तो बीएमसी खुद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। जरूरी है कि आप भी सावधान रहें। कोरोना से बचाव में वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कहीं भी टीका लगवाते वक्त उस अस्पताल, टीका लगाने वाले लोगों की प्रामाणिकता की पहचान जरूर की जाए। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर में बच्चों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लंबे समय से अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। टास्क फोर्स ने और क्या कहा है तीसरी लहर को लेकर, देखिए। तीसरी वेव का सामना करने के लिए मुंबई कितनी तैयार हो पाएगी यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्या सचमुच में इस तीसरी वेव का खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी है। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जो कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की जो बात की जा रही है उसके वजह से मुंबई में अगर ओपनिंग अप जल्द से जल्द किया गया तो एक ही महीने के भीतर तीसरी वेव हो सकती है और यहां पर आंकड़े भी काफी बड़े हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप?
तो साल जी धन्यवाद और शुक्रिया। दो चीज हमको मायने रखनी पड़ेगी कि अभी दूसरी वेव लगभग निकल चुकी है मुंबई से और महाराष्ट्र से भी काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन मुंबई जैसे दिल्ली है, पुणे है, वैसे एक थिक टेल रहता है। तो 500-600-800 केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो जब भी थिक टेल आता है और जल्दबाजी में हम ओपनिंग करेंगे, जैसे हमने लास्ट 3 से 5 दिन में देखा है कि लोग मास्क नहीं डाल रहे, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, पुअरली वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट है और कोविड प्रोटोकॉल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे यदि, तो ये दूसरी लहर खत्म होते होते ही तीसरी वेव चालू होने की संभावना हो सकती है। हमें कोई भी परिस्थिति में दूसरी वेव पूरी मिटा के हमको 3 यार्डस्टिक्स फॉलो करना है। एक तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 5% के नीचे 2 हफ्ता रहना चाहिए, 70% लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए, उसके लिए अभी 3-4 महीने तो लगेंगे। तो तब तक 0 टॉलरेंस टू कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग रहना चाहिए। लेकिन मुंबई में जो रफ्तार से लोग बाहर आ रहे हैं और जो रफ्तार से लोग कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे ही होता रहेगा तो चिंता की स्थिति बताई गई है। ये हमने वार्निंग दी है कि ये होना नहीं चाहिए और प्रशासन को और लोगों को कोऑपरेट करके थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण पे एक ज्यादा ध्यान देके टीकाकरण भी करना चाहिए और साथ ही साथ मास्क भी डालना चाहिए एटलीस्ट ये 6 महीने के लिए। तो ही ये तीसरे वेव का खतरा टल सकता है। बिकॉज हमको सबको मालूम है कि यह दूसरे वेव का जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट जो है या डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसमें म्यूटेशन आते हैं, ये क्लस्टर स्प्रेडिंग वेरिएंट है, यानी वो बहुत जल्द फैल जाता है। और इसलिए जो वातावरण है, जो अभी मौसम जो है वो पानी का मौसम है, बरसात का मौसम है और इसे पे हमने बहुत ज्यादा भीड़ की, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वापस हम तीसरी वेव के आने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। आज एक बार फिर दोनों के दाम बढ़े। 2 महीने से भी कम वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतें 26 बार बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तो पेट्रोल 107 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। सवाल ये है कि आखिर ये आग कब बुझेगी? जहाँ 100 रुपए का पेट्रोल लगता था 200 का लगने लगा। डीजल इतना महंगा हो गया, महंगाई बढ़ते जा रही है। जो पहले हम 500 का पेट्रोल लाके पूरे लगभग 15 दिन चलते थे, अब 7 दिन में डलवाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जेब पे फर्क तो पड़ ही रहा हमारी। तो बहुत बेटर रहता बोल के रहता कि मतलब लॉकडाउन की वजह से तो बहुत परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली से देहरादून तक, मुंबई से मुरादाबाद तक, हैदराबाद से हल्दिया तक, यही एक दर्द है। शहर बदलते हैं पर तकलीफ यही है। तकलीफ तंग होती जेब की और सवाल ये कि पेट्रोल डीजल की ये आग कहां तक जाकर रुकेगी। रोज रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ना अब चौंकाता भी नहीं है। फिर भी जानते चलिए कि मई में 16 बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था। जून का आज 18वां दिन है, रेट 10 बार बढ़ चुके हैं। जरा आज के रेट पर भी गौर कर लीजिए, आपको लोगों का दर्द समझ में आ जाएगा। दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए 53 पैसे और डीजल 96 रुपए 75 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर है। एमपी के बालाघाट में पेट्रोल 107 रुपए 30 पैसे है। ऐसे में भला लोगों का दर्द जुबान पर क्यों ना आए? बिल्कुल जरूरत है। जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो डेली है। पहले में पता होता था एटलीस्ट ये प्राइस रहेगी, अब हमें पता नहीं होता कि आज हम जा रहे हैं, आज वो 100 रुपए होंगे या 110 रुपए होंगे और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कहा गया था कि ये फ्लक्चुएशन होगा, कभी कम होगा, बट हमने ये ट्रेंड देखा है कि ये बढ़ता ही गया है। बजट बिल्कुल खराब हो रहा है सर। हम लोग का 1.5 पैसा जा रहा है। लॉकडाउन में वैसे ही हम लोग परेशान थे, अब जो है दोबारा मतलब पेट्रोल का कोई भी मतलब समाधान नहीं निकल रहा है। फर्क पड़ रहा है, इतना फर्क पड़ रहा है कि पहले तो ठीक, थोड़ा बहुत तो ठीक था, बट अब इतना हो गया है कि भाई कमाए कहाँ से। एक तो लॉकडाउन अलग है और फिर ऊपर से पेट्रोल पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये ज्यादा है। पहले लगता था कि 100 रुपए का भी होगा क्या, लेकिन आप अब देख सकते हैं कि 100 नहीं है तो 100 से ऊपर भी जा चुका है। आम आदमी की कमर टूट रही है। पेट्रोल डीजल अब लोगों का बजट बिगाड़ रहा है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। राहुल गांधी ने तंज किया, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है।
विपक्ष जितना हाय तौबा करे, लेकिन सरकार के पास पेट्रोल डीजल की महंगाई का एक ही तोड़ है, विपक्ष के सवालों को हवा में उड़ा दो। इस बारे में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत तर्कों के साथ, बहुत तथ्यों के साथ बात की है और कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था कभी भी जो है वो पेट्रोल के, डीजल के या किसी भी चीज के दाम बढ़ें, ये कभी नहीं चाहती। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी दलील दे रही है, लेकिन असली मार पड़ रही है जनता पर, जिसके दर्द की दवा शायद किसी के पास नहीं। आज तक ब्यूरो। आखिर पेट्रोल डीजल के भाव काबू में कब आएंगे? भाव का ताव देश कब तक झेलता रहेगा? क्या पेट्रोल की कीमत में शतक के बाद भी सरकार को फिक्र नहीं है? मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सरकार का प्लान क्या है। देश में जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर हमलावर हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं तो 100 के ऊपर पेट्रोल के दाम हो गए हैं। देखिए, इस बारे में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत तर्कों के साथ, बहुत तथ्यों के साथ बात की है और कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था कभी भी जो है वो पेट्रोल के, डीजल के या किसी भी चीज के दाम बढ़ें, ये कभी नहीं चाहती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी पार्टी जो है वो तर्कों की कंगाली और कुतर्कों की मवाली बनी हुई है और जो पार्टी तर्कों की कंगाली और कुतर्कों के मवाली बनी हो, वो हर दिन एक ऐसा नया जो है वो शगुफा और नए शोर मचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संवेदनशीलता के साथ सरकार जनता के सरोकार के प्रति समर्पित है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और बड़ा आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में विकास का जो बातें अगर की जाती हैं उसमें पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं तो वो खबर बनती है। इस तरीके की एक टिप्पणी करना क्या कहलाता है? देखो, मुझे क्या लगता है कि इनको जो है वो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है विकास मॉडल समझने के लिए, महंगाई को समझने के लिए। अपनी मम्मी के घर से निकल करके और मनमोहन सिंह जी के घर पहुंच जाएं और वहां पे अपने 10 सालों के शासनकाल में और उससे पहले का भी जो इनका इतिहास रहा है, जिस वक्त की लोग कहते थे कि कांग्रेस का देखो खेल, खा गई राशन पी गई तेल, और चौतरफा जो है वो हर चीज जो है वो बेतहाशा बढ़ती थी। उस वक्त तो ये क्या करते थे। आज जो है वो किसी भी तरह की किल्लत, पूरी दुनिया में तंगी और मंदी के बावजूद भारत में किसी तरह की तंगी और मंदी नहीं आने दी गई। उसका एक कारण है कि करप्शन फ्री माहौल है और करप्शन को खत्म करके और लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित सरकार है। पेट्रोल और डीजल की मार बड़े शहरों के लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल 100 तक पहुंचकर डरा रहा है तो मुंबई में पहले से ही शतक लगा चुका है। हमारे संवाददाताओं की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। दिल्ली में भी जो हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। आपको दिखाएं कि 100 रुपए 29 पैसे है हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत। साथ ही साथ जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत लगभग 97 रुपए है, यानी 96 रुपए 97 पैसे अभी जो मीटर में दिखा रहा है। कई लोग यहाँ पर कतार में भी हैं, लाइन में भी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरीके से ये पूरा जो पेट्रोल की कीमत है उसके बढ़ने का असर पड़ा है। आप लोगों पर असर पड़ा है इधर जो पिछले कई दिनों से पड़ी? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। पहले कितना का पेट्रोल डल जाता था और अब कितना लगता है? अब तो दुगना हो गया अब, जो गलत है। इसका जो है ना हर चीज पर असर पड़ रहा है। इसका जो है ना असर है, यही बड़ी बात है क्योंकि जो ईंधन की कीमत है वो जब बढ़ती है तो उसका महंगाई पर भी सीधा असर पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें होती हैं उन पर भी असर पड़ता है। और आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पेट्रोल पंप पर बड़ी लंबी कतार है, लाइन है, हर कोई यहाँ पर मजबूरी है क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं है दिल्ली में, तो किसी को दफ्तर भी जाना है। आप लोगों का जो जिस तरीके से बढ़ी है कीमत, आज तो हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई, तो लगता है कि वो सब बजट बिगाड़ रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की पूरी तरह से फेलियर है। मोदी जी ने कुछ नहीं कर पाया 7-8 साल से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने फेलियर है। तो ये स्थिति है, लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, 100 रुपए से ज्यादा हाई स्पीड पेट्रोल चला गया है, कहीं चेक करने की जरूरत है?
बिल्कुल ज़रूरत है। जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो डेली है। पहले में पता होता था एटलीस्ट ये प्राइस रहेगी, अब हमें पता नहीं होता कि आज हम जा रहे हैं आज वो 100 रुपये होंगे या 110 रुपये होंगे, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कहा गया था कि ये फ्लक्चुएशन होगा कभी कम होगा, बट हमने ये ट्रेंड देखा है कि ये बढ़ता ही गया है। तो लोगों की मजबूरी है, हम पेट्रोल के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। पेट्रोल जो ऑफिस गोयर्स हैं उनको पेट्रोल चाहिए ही। तो ये स्थिति है कि जिस तरीके से कतारें लंबी हैं, पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी भी नहीं चल सकती, न जिंदगी की ना ही सड़क वाली गाड़ी। तो ये एक मुश्किल है कि ना तो इसके बिना गुजारा है, और इसके साथ चलने पर जो बजट है, जिस तरीके से आमदनी बढ़नी चाहिए उसके अनुपात में जो महंगाई है उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात लोगों के लिए। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। में हालात ये हैं कि 100 रुपए का ये नोट भी आज के दिन आपको 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं दिला सकता है। जहां आम जनता पेट्रोल की बात करती है, उसकी कीमतों की बात करती है, तो दिल डूबने लगता है। 29 मई से मुंबई में पेट्रोल के दाम मानो बढ़ते ही जा रहे हैं। 29 मई को मुंबई देश का पहला मेट्रो बना था जहां पर पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर चले गए थे। आज मुंबई में क्या हाल है देखिए, प्राइस लिस्ट कहती है आज के दिन दाम हो चुके हैं 103.14, और ये उस समय हो रहा है जब मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम लोग अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस हाउसेज भी खुल गए हैं, लोकल ट्रेन तो चल नहीं रही है। ऐसे में आम मुंबई वासी क्या करे? उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो अपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर लेके बाहर निकले। आम जनता कह रही है पिछले कम से कम 2 साल तो हो गए, पेंडेमिक के चक्कर में उसकी हालत खराब है। कई लोगों की जॉब चली गई है, काम धंधा छोटे मोटे व्यापारियों के पास अब बचा नहीं है। ऐसे में आम मुंबई वासी, खास करके मिडिल क्लास, जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, मानो इस बढ़ती महंगाई ने, ऊपर बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। लखनऊ में भी अब पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, और आलम यह है कि 26 पैसे की वृद्धि होने के बाद आज की तारीख में पेट्रोल 94.14 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 98 रुपए का है। तो वहीं डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जो बढ़ते हुए अब 88 तक पहुंच गई हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जनता को पेट्रोल की कीमतों से कोई राहत नहीं मिल रही। लगातार कोरोना काल के बाद हुए इस इजाफे ने महंगाई के साथ साथ लोगों के बजट को भी खराब किया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी ये इजाफा देखा जा सकता है, जहां पर फिलहाल पेट्रोल के दामों से जनता को राहत मिलती नहीं दिखाई देती। ये इजाफा पिछले लगातार 10 से 15 दिनों में होता जा रहा है, और पिछले 24 घंटे में 26 पैसे के उछाल के साथ पेट्रोल जल्द सैकड़ा तक पहुंचने की कगार पर आ रहा है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मध्य प्रदेश में हर रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है, जबकि डीजल 96 रुपए प्रति लीटर से अधिक भोपाल में बिक रहा है। हर रोज कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, और ये एक नया कीर्तिमान है। लेकिन आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में पेट्रोल और डीजल आता है। आम आदमी को इसका इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है, और उनकी जिंदगी में खासा इसका असर पड़ रहा है। भैया, आपकी जिंदगी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से कुछ फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। इतना फर्क पड़ रहा है कि पहले तो ठीक, थोड़ा बहुत तो ठीक था, बट अब इतना हो गया है कि भाई कमाए कहाँ से? एक तो लॉकडाउन अलग है, और फिर ऊपर से पेट्रोल पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये ज्यादा है। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा है। आदमी कमाए कहाँ से? ऐसी परिस्थितियां। भैया, आपके जीवन में कोई फर्क पड़ रहा है? जी सर, बहुत जिम्मेवार मानते हैं आप? सरकार को। लोगों के जीवन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से खासा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि एक एसेंशियल कमोडिटी है और लोगों को पेट्रोल और डीजल हर रोज इस्तेमाल करना पड़ता है।